दोस्तों, मौत उसकी जिसका जमाना करे अफसोस, यूं तो सभी आए हैं मरने के लिए। तो दोस्तों, जिंदगी में कुछ नाम करके जीना है और कुछ नाम करके ही मरना है। और उसी नाम और पहचान को आज बताने के लिए मैं आज आपके लिए टॉपिक लेके आया हूं, जो है संज्ञा का यानी कि इसका दूसरा जो पहचान इसकी होती है उसी को बोलते हैं नाम यानी कि संज्ञा। दोस्तों, इस टॉपिक को ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए कि इस टॉपिक को समझने के लिए, पढ़ने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका देने वाला हूं। और आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे आपका 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाता है। तो दोस्तों, ध्यान लगाकर इसको देखिएगा और समझिएगा। चलिए आगे टॉपिक पर आते हैं। संज्ञा शब्द में पढ़ने के लिए मैं आपको उसके पहले कुछ बता देता हूं, बेसिक लेवल की चीज जो पहचान वाली होती है। सबसे पहली चीज इसमें आती है कि शब्द व पद, यानी हिंदी में जो हमको एक सेंटेंस लिखा हुआ मिलता है उसमें से हम कब और किसको किस तरीके से पहचानते हैं उसके बारे में जरा जान लेते हैं। पहली चीज है आपकी कि शब्द व पद, जैसे एक सेंटेंस लिख के दे दिया गया कि वह कानपुर में रहता है, वह कानपुर में रहता है। दोस्तों, तो शब्द व पद, इसकी एक डिफिनेशन मैं आपको बता रही हूं कि ध्यान से सुनिएगा कि जब तक कोई शब्द एक अनुवाद यानी कि एक सेंटेंस के रूप में है तब तक वह शब्द कहलाता है। तब तक क्या कहलाता है? शब्द। यानी कि जब तक वह सेंटेंस यानी अनुवाद के बंधन में है तो वह शब्द कहलाता है, और जब शब्द के बंधन से मुक्त होता है तो वो क्या कहलाता है? पद। यानी कि दूसरे तरीके से बोले कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि वह कानपुर में रहता है, तो ये जो आपके समक्ष लिखे हुए हैं ये आपके क्या है? ये आपके पद है दोस्तों, यानी कि ये आपके अभी बंधन में है। और जब ये स्वतंत्र रूप में आपसे पूछे जाते हैं कि वह रहता कानपुर है में, तो ये किसका रूप ले लेते हैं? शब्द का। तो इसलिए जब तक ये अनुवाद में है तब यह पद का रूप रहते हैं और स्वतंत्र अवस्था में ये शब्द के रूप में आ जाते हैं। दोस्तों, इन्हीं पदों के विषय में जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं। तो पद के भेद कितने होते हैं? वो आपके कितने होते हैं दोस्तों? 5 भेद होते हैं। यानी कि अनुवाद में जो आपके एक सेंटेंस में जो पद दिए होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? एक होता है आपका संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, और 5वां होता है आपका अव्यय। क्योंकि अव्यय के अंतर्गत आपके 4 पार्ट आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले संज्ञा की बात करते हैं और संज्ञा के विषय में जान लेते हैं कि संज्ञा क्या होती है, संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, संज्ञा के पार्ट क्या होते हैं, उनकी पहचान कैसे की जाती है और एग्जाम में इस पर कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आइए इन सब चीजों के बारे में चर्चा करते हैं और टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं संज्ञा के बारे में। दोस्तों, संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? देखिए, हम कक्षा 5 से 6 से कक्षा 4 से सुनते चले आ रहे हैं, पढ़ते चले आ रहे हैं संज्ञा के बारे में कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। दोस्तों, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। हमारी जो पहचान होती है वो संज्ञा होती है। हम जिस उपाधि से पहचाने जाते हैं वो संज्ञा होती है। किसी वस्तु को दूर से जिस उद्बोधन से बुलाया जाता है, जो उद्बोध किया जाता है, वो संज्ञा कहलाती है। और दूसरे रूप में हम कहें तो सार्वजनिक रूप से किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी भी चीज का जो नाम जिससे उसकी पहचान हो रही है वो क्या है? वो संज्ञा कहलाती है। दोस्तों, दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि हमारी नाम, हमारा पहचान, ये हम यही क्या है? यही हम संज्ञा कहलाती है। दोस्तों, संज्ञा के बारे में देखिए, संज्ञा के प्रकार, यानी कि इसके बाद बात करते हैं कि संज्ञा को कितने भागों में विभाजित किया गया है, कैसे कैसे इसके पार्ट है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो संज्ञा को सर्वप्रथम हम 2 पार्ट में विभाजित करते हैं, यानी संज्ञा जो 2 भाग में डिवाइड होती है वो कौन सी होती है? एक आपकी होती है उत्पत्ति के आधार पर और दूसरी होती है आपकी अर्थ के आधार पर। कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि शब्द आपके वही है, हिंदी के शब्द आपके वही है, सिर्फ क्या है कि उसको जो शब्द में उत्पत्ति के आधार पर कि जहां से शब्द का जन्म हुआ उसके आधार पर हम बोलते हैं कि उस व्युत्पत्ति के आधार पर उसको डिवाइड कर दिया गया है, और शब्द के अर्थ जो होते हैं उस अर्थ के आधार पर उसको दूसरे रूपों में डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। दोस्तों, व्युत्पत्ति के आधार पर जो हमारे पार्ट होते हैं वो कौन कौन से हैं? पहला होता है ऋण शब्द, दूसरा होता है यौगिक और तीसरा होता है योग रूप। ये 3 प्रकार के हमारे क्या होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद होते हैं। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे कि ऋण क्या है, यौगिक क्या है, योग ऋण क्या है, और इसके एग्जाम्पल के बारे में आगे चर्चा करेंगे। दूसरे पॉइंट पर आते हैं इसके कि जो अर्थ के आधार पर डिवाइड किया जाता है संज्ञा को,
जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए और एग्जाम में इसी से आपके क्वेश्चन उठाए जाते हैं, तो उसको ध्यान से देखिएगा। ये आपके कितने प्रकार के हैं दोस्तों? ये आपके 5 प्रकार के। कितने प्रकार के दोस्तों? 5 प्रकार के आपके। ध्यान से देखिएगा। पहला है आपका व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। ये आपकी 5 प्रकार की संज्ञाएं हैं, यानी कि अर्थ के आधार पर 5 प्रकार में इनको बांटा गया है। चलिए, ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, अब सीधे मैं आपको ले चलता हूं इनके प्रकार के बारे में कि कैसे इसको पहचानेंगे, कैसे इसकी पहचान करते हैं, क्या चीज जानते हैं। आइए उस बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, मैंने दोनों पार्ट को अलग अलग करके आपके सामने रख दिया, दोनों चीजों को अलग अलग करके आपके समक्ष रख दिया है। क्या है? व्युत्पत्ति के आधार पर मैंने आपको अलग रख दिया है और रचना के आधार पर यानी स्वार्थ के आधार पर, जैसे आप बोल सकते हो, ठीक है, अर्थ के आधार पर ये आपके मैंने अलग कर दी गई। देखिए दोस्तों, व्युत्पत्ति के आधार पर जो आपके हैं रूढ़, योग, ऋण और यौगिक, रूढ़, योग, ऋण और यौगिक, ये मैं आपको शब्द के टॉपिक में पहले भी बता चुका हूं और समझा चुका हूं कि रूढ़ क्या होते हैं, योग, ऋण क्या होते हैं और यौगिक क्या होते हैं। जिन बच्चों ने अभी नहीं देखा है, जिनके समझ में नहीं आया है चीज, वो क्या कर, वो प्लेलिस्ट में जाकर हमारे शब्द के टॉपिक को देख सकते हैं। वहां पर आपको रूढ़, योग, ऋण और यौगिक के बारे में समझ में आ जाएगा, पता चल जाएगा। फिर भी मैं आपको एक छोटी सी बात में बता देता हूं। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई सार्थक खंड नहीं किया जा सकता। कहने का तात्पर्य कि यमुना है तो इसको तोड़ा जाएगा तो इसके जो भाग बनेंगे दो, वो उनका कोई सार्थक खंड नहीं होगा, यानी कि कोई भी खंड किसी का उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, सार्थक नहीं होगा। योग, ऋण आपका क्या होता है? सॉरी, यौगिक क्या होता है आपका? यौगिक होता है कि जो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, और क्या कहलाता है? दो शब्दों से मिलकर बनने वाला शब्द क्या कहलाता है? यौगिक शब्द कहलाते हैं। और योग, ऋण शब्द क्या होते हैं दोस्तों? जो ऋण तो होते ही हैं, साथ में यौगिक भी होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? यानी कि तीसरे का बोध कराने वाले होते हैं कि जिनके कोई सार्थक खंड भी नहीं होते, लेकिन किसी तीसरे का बोध कराते हैं। तो ये आपका हो गया ऋण शब्द, ये योग, ऋण और ये यौगिक। ये हो गया व्युत्पत्ति के आधार पर। आप इसके बारे में शब्द के टॉपिक में पुरानी वीडियो, पहले के वीडियो देख करके आप इसको समझ सकते हैं। मेन चर्चा करते हैं आइए अर्थ के आधार पर जो आपके डिवाइड किए गए हैं कि व्यक्तिवाचक, जाति, भाव, द्रव्य और समूहवाचक। अब दोस्तों टॉपिक पे उठाना बंद कर दीजिए और सिर्फ आपको ध्यान से सुनना है और जो समझना है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्या समझना है आपको? पहले मैं आपको 3 चीजों के बारे में बताता हूं। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाला होता है इसमें आपका व्यक्तिवाचक और क्या, जातिवाचक। इसमें सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि इस व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में क्या क्या शब्द आते हैं, कैसे पहचानेंगे। देखिए, व्यक्तिवाचक सीधी सी परिभाषा जो हम लोगों ने पढ़ा है कि जब किसी वस्तु का या फिर किसी भी नाम जो है, कोई भी नाम, संज्ञा की बात हो रही है, कोई भी नाम जब व्यक्तिगत रूप से किसी का नाम, पर्टिकुलरली किसी का नाम ले लिया जाए तो वो व्यक्तिवाचक हो जाता है। और जब किसी की जाति के बारे में बताया जाए, किसी के बारे में, तो वो जातिवाचक हो जाती है। लेकिन कंफ्यूजन ये कि जब शब्द आते हैं तब हमको समझना मुश्किल होता है कि इसमें कहां पर हम व्यक्ति से बात करें और किस में जातिवाचक शब्द को रखें। मैं आपको बहुत इजी ट्रिक देता हूं, सुनिएगा दोस्तों। जब हम अपने घर वाले के साथ यानी पापा के साथ, मम्मी के साथ कहीं पर जाते हैं, किसी रिलेशन वाले के यहाँ जाते हैं, तो वहां पर जो लोग हमको नहीं जानते हैं हमें, तो वो क्या पूछते हैं? वो यही पूछते हैं ना कि अरे ये कौन है। तो वहां पर क्या बताया जाता है? वहां पर बताया जाता है कि नहीं, ये फलाने के जो है, फलाने के छोटे लड़के हैं। यही बोलते हैं ना कि ये प्रमोद भैया के छोटे लड़के हैं, ये विनोद भैया के बड़े लड़के हैं। यही पहचान दी जाती है ना। हमारी पहचान हुई? कुछ नहीं हुई। हमारी पहचान हुई लेकिन किसके माध्यम से? हमें कोई नहीं पहचाना, हमारे पिताजी के माध्यम से हमको पहचाना जा रहा है। यानी हमारी जो जाति का बोध हो रहा है, हमारी पहचान किससे मिल रही है? पिताजी के माध्यम से हमारी पहचान हो रही है। और जब हम कहीं पर जाते हैं और पूछा जाए कि ये कौन है, तो जब वहां पर बोला जाए कि अरे नहीं ये, अरे मम्मी ये मेरे दोस्त, मैंने नाम बताया था ना, आपको नाम बताया था, याद है? तो बोले हाँ हाँ याद आ गया। तो जब आपकी पहचान आपके ही नाम से, तो वो व्यक्तिवाचक, और जब आपकी पहचान पिताजी के नाम से हो रही तो वो जातिवाचक। कहने का मतलब 2 पीढ़ियों का अंतर होता है कि जब हमारे अभिभावक, गार्जियन या हमसे ऊपर के लेवल की बात की जाए, उनके शब्द आ जाए तो वो आपके जातिवाचक, और जब उससे नीचे की पीढ़ी, सेकंड जनरेशन की बात होने लगे तो वो आपके क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाएंगे। कैसे? वो हम आपको बताते हैं।
अगर आप हम में से कोई भी शुक्ला, ब्राह्मण और पंडित, ठाकुर, वर्मा, ठीक है, कुछ भी होता है, तो जो हमारे नाम के आगे आस्पद लगता है, जो जात बोलते हैं आप उसको आस्पद, कि ये शुक्ला है, ये तिवारी है, ये वर्मा है, ये शर्मा है, ये क्या है, ये हमको कहां से मिलते हैं? हम मार्केट से खरीद के लाते हैं क्या? हमारी समझ से तो नहीं लाते हैं। तो जो ये नाम कहां से मिलते हैं? ये हमको अपने पिताजी से, अपने पूर्वजों से मिलते हैं। तो जब हमको अपने से ऊपर के लोग मिलने लगे, जब हमारी पहचान किसी ऊपर से मिल रही है, तो हम व्यक्तिवाचक नहीं हो जाएंगे। वो जो नाम है वो जातिवाचक और हम व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे, ठीक है। और जब हमारी पहचान हम ही से हो तो फिर तब हम जातिवाचक हो जाएंगे। चलिए एग्जांपल के तौर पर देखते हैं कि जैसे व्यक्तिवाचक में है कि राम, गंगा, पटना, ये सब क्या है? राम एक स्थान का, व्यक्ति का नाम, गंगा क्या है? नदी है, स्थान का नाम, और पटना एक प्रदेश यानी कि उसका, ये भी आपका क्या हो जाएगा? ये भी आपका व्यक्तिवाचक के अंतर्गत। जातिवाचक में मैंने क्या रखा? नदी, पर्वत और लड़की। मैंने इसके अंतर्गत क्या रख दिया? नदी, पर्वत और लड़की। ये आपके हो गए। फर्क देखिए दोनों में। ये आपका राम क्या हो जाएगा? ये मैंने बताया एक व्यक्ति का नाम है। गंगा मैंने क्या बताया? ये एक नदी का नाम, यानी नदियां हैं जो उसके पार्ट में है। पटना जो है, पटना क्या है? ये एक आपकी सिटी हो गई है, ये आपकी सिटी है। तो ये क्या है? शहर बहुत सारे हैं, नदियां बहुत सारी हैं, ठीक है, लेकिन हमने एक व्यक्ति का नाम ले लिया, एक शहर का नाम लिया, तो वो क्या हो जाएगा? वो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत है। और जो नीचे देखिए मैंने लिखा कि नदी है, पर्वत है, लड़की है, ये क्या है? ये जाति का बोध कराने वाली है दोस्तों। कैसे जाति का बोध कराने वाली? जैसे बोला नदी, तो नदी तो है, लेकिन क्या एक ही नदी है पूरे विश्व में? एक ही नदी नहीं है ना, बहुत सारी नदियां हैं। तो जब तक नदी की बात हो रही है, जब तक नदी की बात हो रही है, तो फिर वो जातिवाचक, चूंकि जाति का बोध करा रही। नदी का अगर कोई शब्द बोलता है तो दिमाग में हमारे क्या जाता है? नदी मतलब एक सीमित दूरी, चौड़ाई, सीमित चौड़ाई, एक क्षेत्रफल होता है उसका, सीमित चौड़ाई होती है, और उसमें हमारे दिमाग में इमेजिनेशन आती है कि नहीं वो एक धारा में बहती रहती है, वो होती है नदी। हमसे बोला जाएगा पर्वत, तो पर्वत का आकार हमारे दिमाग में बचपन से कक्षा 3-4 से कला की कॉपी में पर्वत का आकार हमारे दिमाग में बसा हुआ है कि पर्वत ऐसे होते हैं। ये हमारे दिमाग में पहले से छपा हुआ है बिल्कुल। तो जो इमेजिनेशन एक सामूहिक रूप में आ जाए वो जातिवाचक। और जब हम कहते हैं कि नहीं, हाँ किलिमंजारो, ठीक है, कोई नाम ले लिया हमने, ठीक है, कोई भी नाम, नदी का नाम हमने यमुना ले लिया, ठीक है, लड़की में हमने किसी लड़की का नाम ले लिया कि सीता, गीता, राधा, तो वो व्यक्तिवाचक में। लेकिन जब तक इस तरह की पहचान, तो वो जातिवाचक। समझ में आ गया दोस्तों? यानी कि अगर हमारी बात तो हम व्यक्तिवाचक में, पिताजी की बात तो जातिवाचक में, ठीक है। हमारी पहचान हमसे नहीं, पिताजी से है। तो जिससे हमारी पहचान है, जहां से हम उत्पन्न हुए हैं, उत्पत्ति हुई है, वो कोई भी शहर हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी स्थान हो, उसी के आधार पर जहां से उसकी उत्पत्ति हुई है, जहां से उसकी पहचान है, वो जातिवाचक के अंतर्गत। और जो पर्टिकुलरली उसका नाम है, व्यक्तिगत रूप से जब उसका नाम लिया जाए, उसकी पहचान कराई जाए, तो वो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत। समझ में आ गई बात दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भाववाचक। सबसे इजी, भाववाचक में क्या होता है? भाव। इंग्लिश क्या होती है इसकी दोस्तों? फीलिंग। क्या होती है? फील, यानी फीलिंग्स बोल सकते हो, भाव, भावनाएं। इसकी सबसे अच्छी पहचान क्या होती है? इसके अंतर्गत आपके वो शब्द आते हैं जिनको हम सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। क्या कर सकते हैं? इसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। अब आप लोग जो सुन रहे होंगे, जो देखोगे, तो आप बोलोगे सर ऐसी बात तो नहीं है सर। जैसे खुशी होती है तो खुशी तो हमको दिखाई दे जाती है कि कोई हंस रहा है, दुख होता है तो पता चल जाता है कैसे दुख रहा है, कोई क्रोधित है तो पता चल जाता है कि नहीं वो गुस्सा है। अरे भैया, आप उसके क्रोध को कहां देख पा रहे हो? उसकी प्रसन्नता आप कहां देख पा रहे हो? देख ही नहीं पा रहे हो। आप तो सिर्फ जो वो भावना प्रकट कर रहा है उसको देख रहे हो। कभी कभी आप देखते हो ना कि कोई व्यक्ति नाराज होता है लेकिन वो दिखाना नहीं चाहता, तो बड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा के बात कर रहे हैं, नहीं गुस्सा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये नहीं है। अरे बिल्कुल नहीं, वो अंदर से गुस्सा होता है। तो आपने क्या, उसने जो दिखाया आपने वो देखा है, जो उसने प्रकट की भावना है, लेकिन जो वास्तविक है वो आप नहीं देख रहे हो। कभी कभी क्रोध में वो होता है कि सामने वाला अगर नहीं समझ रहा है कि आप उससे नाराज हो, तो वो दिखाने का प्रयास करता है, शो ऑफ करता है कि नहीं तुम जानो कि हम गुस्सा है, ठीक है, वो चीजें होती हैं। इसमें आपको जैसे आ गया क्रोध, मिठास
और कालिमा, तीन उदाहरण मैंने आपके सामने रखे हैं। तो क्रोध क्या है? क्रोध, हम कितना गुस्सा है कोई नहीं जान सकता। कोई कोई गुस्से में बहुत ज्यादा नाराज जब होता है तो बिल्कुल सामान फेंकने लगता है, जो तोड़ फोड़ मचा देता है। कोई कोई जब गुस्सा होता है तो बिल्कुल दांत पीसने लगता है और बिल्कुल आंखें एकदम बड़ी कर लेता है, वो गुस्सा होता है। और कोई कोई गुस्से में क्या करता है, बिल्कुल कुछ बोलता है नहीं, बिल्कुल शांत होकर चुपचाप बैठा रहता है किनारे, किसी से बात नहीं करता। तो आप समझ नहीं सकते हो किसके अंदर कितना गुस्सा है। तो भाववाचक संज्ञा में वे शब्द, संज्ञा मतलब शब्द, नाम, पहचान, यानी भाववाचक में वे शब्द जिनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, एक अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन उसके बारे में एग्जैक्टली जान नहीं सकते। मिठास, मिठास को आप कैसे जान सकते हो? जब आप किसी चीज को खाओगे, अगर आपने एक मीठा का पीस खाया, दो चीजों में है, एक खाने पीने में, एक मिठास जो है रिश्तों वाली। आपने कुछ खा लिया, हमने अगर पेड़ा खाया तो आपको कैसे पता लग गया कि पेड़ा जो हमने खाया वो मीठा ही था? जरूरी तो नहीं, हो सकता है वो शुगर फ्री हो, उसमें चीनी ना पड़ी हो, तो कैसे आप जान सकते हो उस चीज को? रिश्तों की मिठास, रिश्तों की मिठास क्या होती है? हम आपके सामने आ रहे हैं, भैया आपका सिलेक्शन हुआ, हम तो बहुत ज्यादा खुश है। आप मतलब आप सोच नहीं सकते हो इतनी खुशी हमको जितनी आपको नहीं हुई। और जैसे ही वो व्यक्ति वहां से गया, घूमा, अरे घूमा करते थे फालतू, बस इनका हो गया, इनको पिताजी ने करा दिया, ये क्या था? आप नहीं जान सकते हो कि सामने वाले के मन में क्या है। वो जैसा स्वभाव करेगा, जो भावना प्रकट करेगा, वो आप देख सकते हो, ठीक है। और तीसरी है कालिमा। कालिमा का मतलब ये है कि जैसे ये वातावरण से संबंधित है कालिमा शब्द, यानी कि जैसे बादल छा जाते हैं तो उसमें कालिमा है। कालिमा शब्द सुनकर समझ में आ जाता है कि अंधेरा छा जाना। तो ये चीजें क्या है, आप जैसे किसी ने बोला कि कालिमा छा गई, आप घर के अंदर बैठे लेकिन आपके मन में इमेजिनेशन आ गई कि नहीं, यहाँ बिल्कुल अंधेरा छा गया। तो भाववाचक के अंतर्गत कौन से शब्द जो सिर्फ महसूस किए जा सकते हैं, देखे नहीं जा सकते। नेक्स्ट है दोस्तों द्रव्यवाचक। द्रव्य, द्रव्य क्या है? द्रव नहीं बोला मैंने, द्रव नहीं बोला मैंने, क्या बोला? द्रव्य, द्रव पदार्थ, ठीक है। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? वैसे तो आपकी पदार्थ की कितनी अवस्थाएं, 5 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन पढ़ी कितनी जाती है हमारे सिलेबस के आधार पर? वो 3 अवस्थाएं ही पढ़ी जाती हैं, ठोस, द्रव और गैस, 3 ही पढ़ी जाती हैं। तो इन तीनों अवस्थाओं की जो वस्तुएं हैं, यानी जितने भी पदार्थ हैं, वो ठोस के हो, द्रव के हो या गैस के हो, ऐसे पदार्थ जिनसे किसी वस्तु का निर्माण होता है, जिनसे किसी वस्तु का निर्माण होता है, वो क्या कहलाती हैं? वो द्रव्यवाचक यानी पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। सोना, चांदी, लोहा, तांबा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पानी, तेल, ठीक है, ये सब क्या है? ये सभी पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। सारे शब्द किसके अंतर्गत? पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब सोना है तो सोना, सबको चैन पहने देखा होगा, अंगूठी पहने हुए देखा होगा। किसी को ये देखा है क्या कि वो सोने का जो बिस्किट पूरा आता है, पूरा सोने का बिस्किट लेके उसको गले में डाल के चल रहा है या जेब में डाल के चल रहा हो? ऐसा तो नहीं है ना। सोना जब आपको मिलता है तो उसमें आप उसका कोई वस्तु निर्माण कराते हो तब पहनते हो। ऐसा तो है नहीं कि चांदी आपके पास घर में रखी है तो आपने क्या किया कि 100 ग्राम चांदी में मुट्ठी में लेके घूम रहे हो। नहीं भैया हमारे पास चांदी है, देखो पहनते हैं, हमारे पास चांदी है, ऐसा तो नहीं करते हो ना। आप उससे किसी चीज के निर्माण करते हो, कोई आकृति देते हो किसी भी आभूषण के रूप में, तब आप उसको पहन के चलते हो। लोहा, लोहा क्या करते हो? लोहा कहीं से जब आता है तो उसको एक आकार के रूप में आप यूज करते हो ना घर में ला करके, कि आप लोहे का इतना बड़ा कुछ गट्ठर लेके चले आए इतना बड़ा, और उसको आपने कहीं जमीन में गाड़ दिया, बोल दिया कि हमारे घर की नींव बिल्कुल लोहे जैसी मजबूत हो गई। ऐसा करते हैं क्या? नहीं करते हैं ना। तो पदार्थ में द्रव, ठोस और गैस, इन तीनों से जो वस्तुएं होती हैं तीनों की, तो जिन वस्तुओं से कोई निर्माण किया जा सकता है किसी वस्तु का, वो द्रव्यवाचक के अंतर्गत। और लास्ट में है आपका समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत जो आते हैं। समूह का मतलब एक शब्द याद कर लेना कि ऐसे शब्द दोस्तों जिनसे किसी ग्रुप, मतलब ऐसा कोई शब्द जिससे आपको लगे कि नहीं हाँ इस शब्द के अंतर्गत जो भी व्यक्ति आएंगे, वस्तु आएंगे, वो क्या हो जाएंगे? 2 या 2 से अधिक हो जाएंगे। मतलब कोई भी ऐसा शब्द कि उसके बारे में आपको समझ में आया कि नहीं ये जो अगर स्थान का नाम बताया गया है तो इसमें 2 या 2 से अधिक स्थान एक साथ है। व्यक्ति है तो उसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ है, ठीक है। कुछ भी हो तो जहां पर 1 से 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हो, जैसे समिति, परिवार, आयोग, समिति होता है। समिति में क्या होता है? समिति एक अकेला व्यक्ति होता है, समिति में अकेला व्यक्ति नहीं होता है ना। समिति का मतलब है कम से कम 2 लोग, फिर 2 के बाद चाहे वो 2 से 20 हो जाए, चाहे 200 हो जाए, वो समिति कहलाती है। परिवार
कभी परिवार में अगर कोई व्यक्ति अकेला है, सिर्फ अकेला व्यक्ति है, तो क्या ये उसका परिवार हो जाएगा? नहीं होगा ना। परिवार का मतलब ही है कि अगर कोई ना हो तो कम से कम पति पत्नी, माता पिता या पिता पुत्र, कोई भी दो लोग तो कम से कम होने ही चाहिए। ठीक है, तो तभी आपको वो परिवार का नाम जाएगा। आयोग के अंतर्गत क्या होता है? आयोग का मतलब ही होता है कि वो एक कोई बड़ा संगठन है। ठीक है, संगठन जैसे ही हो गया, आयोग है, तो हम इसमें जान जाते हैं कि इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति वस्तु स्थान है इसमें। तो जहां पर आपका समूह दिख जाए, ग्रुप दिख जाए, तो समूहवाचक शब्द। दोस्तों, व्यक्तिवाचक मैंने बताया, व्यक्तिवाचक के अंतर्गत जब पर्टिकुलरली किसी वस्तु का नाम लिया जाए, कुछ नहीं किसी का नाम ले लिया जाए, तो वो क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगी। जब उसी व्यक्ति के ऊपर के लेवल का, यानी उसके पूर्वज के बारे में बोल सकते हो, उससे जो बड़ी पहचान है उसको बोल सकते हो। जब उसके ऊपर के जनरेशन के बारे में बताया जाए तो वो शब्द जातिवाचक के अंतर्गत, और जो ऐसी चीजें जिनको हम सिर्फ देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, वो भाववाचक। और द्रव्यवाचक में ठोस, द्रव, गैस के अंतर्गत आने वाले ऐसे पदार्थ जिनसे किसी का निर्माण हो सकता है। और समूहवाचक के अंतर्गत आपके वो शब्द जहां पर ग्रुप यानी कि समूह का बोध हो, जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थानों का नाम सम्मिलित हो, वो आपके क्या होते हैं? वो आपके संज्ञा के अंतर्गत सारे आ जाते हैं आपके। दोस्तों, ये आपका संज्ञा का टॉपिक था। इसके बाद आपको सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, जो आपका क्रम से आपके इसको वीडियो मिलते रहेंगे, इसको देखते रहिएगा। आज का वीडियो आपका कैसा लगा इसको बताइएगा, इसको लाइक करते रहिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करते रहिएगा और कमेंट भी करते रहिएगा दोस्तों। और जो हमेशा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको वीडियो देखने के बाद अगर आप इसमें कोई कुछ भी बताना चाहते हैं, कुछ भी अगर आपको अच्छा लगा तो बताइए, कोई परिवर्तन चाहते हैं तो उसके बारे में हमको बताइए, हर चीज की जानकारी देते रहिएगा। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप हमारी ऑफलाइन एकेडमी से जुड़ना चाहते हैं, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से, तो एएन रेस एकेडमी जो आपका उन्नाव में है, आपका एएन रेस एकेडमी, वहां पर आप आकर हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।